हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मैं इस फर्स्ट एपिसोड को एक सैंपल पीस के तौर पर अपलोड करने वाला हूं। आप लोग इस एपिसोड को देखने के बाद कमेंट करके बता दीजिएगा किसी दूसरे चैनल वाले ने इसको एक्सप्लेन तो नहीं किया हुआ, क्योंकि जो भी सीरीज स्टार्ट करो वो पहले से किसी ने एक्सप्लेन की होती है। तो एपिसोड को देखने के बाद कमेंट करके बता दीजिएगा कि किसी ने पहले से एक्सप्लेन तो नहीं की हुई। अगर ये पहले से एक्सप्लेन होगी तो मैं इसको यहीं पर छोड़ दूंगा। अगर ये पहले से एक्सप्लेन नहीं होगी तो मैं इसकी बाकी की सारी एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए फिर फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। आई होप आप सब लोग इसको काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक घर का सीन दिखाया जाता है और काफी प्यारा सा सीन दिखाया जाता है। एक लड़की अपने घर में अपने किचन में खाना पका रही होती है। खाना पका लेने के बाद वो लड़की एक रूम की तरफ जाती है। उस रूम के अंदर एक लड़का सो रहा होता है जो कि बहुत ही यंग सा लड़का है। वो उसे जगाती है और कहती है, डैड जल्दी से उठ जाओ, काफी देर हो चुकी है। अगर तुम जल्दी से नहीं उठोगे तो तुम बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे। वो बार बार उसे डैड कहकर पुकारती है। जब डैड की आवाज उस लड़के के कान में पड़ती है तो वो जल्दी से अपनी आंखें खोल लेता है, क्योंकि इस लड़के की शादी नहीं हुई अभी तक और जो लड़का बहुत ज्यादा यंग है इतनी बड़ी बेटी के लिए। तो जनाब ये है हमारा हीरो, जिसका नाम है ली डोजुन, जो कि डैड का लफ्ज सुनने के बाद उठकर अपने बिस्तर में बैठ गया है। फिर वो उस लड़की की तरफ देखता है जो कि उसकी बेटी है, जिसका नाम यूनही है। यूनही उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है और उसे कहती है, डैड चलो जल्दी करो, नाश्ता तैयार है, आकर नाश्ता कर लो। और यहीं पर ली हमें अपने बारे में बताता है कैसे उसे यह लड़की मिली जो कि अब उसकी बेटी है। वो कहता है 2 महीने पहले उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये लड़की उसकी कॉन्ट्रैक्ट की हुई बेटी है। और यहीं पर हमारी स्टोरी का ऑफिशियल स्टार्ट होता है। 10 साल पहले की बात बताई जाती है कि 10 साल पहले हमारी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। हर जगह पर डंजन्स के गेट ओपन होना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पर डंजन्स के गेट को रिफ्ट कहा जाता है, लेकिन मैं इनको डंजन और पोर्टल ही कहूंगा कि आप सब लोग डंजन और पोर्टल के लफ्ज से काफी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो जब पहला पोर्टल ओपन हुआ था वहाँ पर जो लोग थे वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जबकि उस पोर्टल के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है। स्टोरी बताने वाला कहता है कि उस डंजन के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकले, जबकि इंसान उन मॉन्स्टर्स का सामना करने के लायक नहीं थे, क्योंकि वो इंसान बहुत ज्यादा वीक हैं और वो मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पर डंजन्स के गेट ओपन होना स्टार्ट हुए, वहीं पर कुछ बहुत सारे सुपर पावर वाले ह्यूमंस नमूदार हुए। हमारी दुनिया के बहुत सारे इंसान थे, हर एज के और हर जेंडर के लोग थे। उनके अंदर सुपर पावर्स जागना शुरू हो गई। हम उनको अवेकन्स या फिर हंटर्स कहते हैं। वो सारे हंटर्स ने इन डंजन्स के अंदर जाना स्टार्ट किया और मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उन सारे हंटर्स के पास सुपर पावर्स थी। सिर्फ उनके पास सुपर पावर्स थी, बल्कि उनके पास विंडोज ओपन होती थी, सिस्टम वाली विंडोज, जैसी कि गेम्स में होती हैं। इसके अंदर वो सारे के सारे हंटर्स अपने फिजिकल स्टैट्स और अपने सारे स्किल्स के बारे में देख सकते थे कि उनके पास कौन कौन से स्किल्स मौजूद हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन हंटर्स ने अपने गिल्ड्स बनाना स्टार्ट किया और उसके बाद ये लोग टीम्स की शक्ल में इन डंजन्स के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया। ये लोग प्रोफेशनल हंटर्स बन गए। और यहीं पर हमारे हीरो ली डोजुन को दिखाते हैं, जो कि बेटा स्टडी कर रहा होता है। ली डोजुन की बॉडी के अंदर कोई भी स्पेशल पावर नहीं जागती, वो बिल्कुल यूजलेस होता है, इसीलिए वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करता है। मिलिट्री की स्टडीज को खत्म करने के बाद उसने हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन हंटर एसोसिएशन की मैनेजमेंट टीम को ज्वाइन करने के बाद भी ली बिल्कुल एक बेकार सा लड़का था। उसके कोई भी काम नहीं होता था। उसके बॉस उसके ऊपर चिल्लाते रहते थे, तुम अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हो और तुम कोई भी काम के नहीं हो, कोई भी काम ढंग से नहीं करते। और इसके अलावा ली को एक और बीमारी थी, वो हकलाकर बोला करता था। ली ने वहाँ पर बड़ी मुश्किल के साथ अपना पूरा 1 साल निकाला और साल के बाद उसके बॉस ने उसे एक टास्क दिया। पहली बार वो एक प्रोफेशनल काम के लिए बाहर जा रहा था। ये अपनी प्रैक्टिकल असाइनमेंट को पूरा करने के लिए उस तरफ जा रहा होता है। वो रास्ते में पैदल ही चल रहा होता है। उसने गैंगडोंग डिस्ट्रिक्ट में जाना होता है, जहाँ पर एक डंजन ओपन हुई है, जाकर उसको स्काउट करना है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जा रहा होता है, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और वो उस गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है। लेकिन जैसे ही मरने के बाद वो अपनी आंखें खोलता है, वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है, क्योंकि एक बहुत ही पुरानी वाली दुनिया होती है, जहाँ पर बहुत सारे सैमुराइज होते हैं। उस दुनिया का नाम मोरिम वर्ल्ड होता है और वो सारे के सारे सैमुराई बिल्कुल सनकी होते हैं। वो रोजाना आपस में फाइट करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, क्योंकि सैमुराइज के लिए एक दूसरे को मारना बहुत ही प्राइड की बात होती है। ली क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल नया था, इसलिए वो सारे ही उसके साथ फाइट करना चाहते थे। और हर बार वो कितनी ही बार उसको मार चुके हैं, लेकिन जितनी बार वो उसको मारते हैं वो उतनी बार दोबारा से रिवाइव होकर आ जाता है। और यहीं पर ली को उसकी स्पेशल पावर मिल चुकी है। उसने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया है। उसकी पावर्स बिल्कुल हीरो अकेडमी के हीरो ताई जैसी है, यानी कि वो भी अपने आप को काउंटलेस टाइम के साथ रिवाइव कर सकता है। उसके स्पेशल स्किल का नाम पॉकेट वॉच है। अपने स्पेशल स्किल की मदद से अगर वो एक दिन मर जाता है तो वो उससे एक दिन पहले के टाइम में दोबारा से अपने आप को रिवाइव कर लेता है। अपनी दुनिया में मरने के बाद जैसे वो इस दुनिया में आया था, उसी वक्त उसने अपने स्किल को अवेकन कर लिया था। यहाँ पर सैमुराइज के हाथों से बहुत बार मरने के बाद उसे समझ आ चुकी है कि उसके पास एक स्किल है जिससे वो मर नहीं सकता। अब वो इमॉर्टल हो चुका है। और यहाँ पर इस दुनिया में बहुत बार मरने के बाद उसके पास फाइटिंग का एक्सपीरियंस भी आ चुका है, क्योंकि वो हर बार उनसे फाइट करता है, उन सारे सैमुराइज के साथ, और हर बार मरने के बाद दोबारा से वापस आ जाता है और फिर
फिर से उनके साथ फाइट करता है। तो ली को भी इस बारे में याद नहीं कि इस म्यूरियम वर्ल्ड में आए हुए उसे कितना अरसा हो चुका है, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी भूल चुका है। उसे अपनी सारी पास्ट की मेमोरीज भूल चुकी है कि वो किस दुनिया से यहाँ पर आया है। लेकिन इसी के साथ वो इस म्यूरियम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाया जाने लगा है। वहाँ पर जितने भी सैमुराइज हैं सभी को मार डाला है। इसी वजह से म्यूरियम वर्ल्ड के सारे लोग उससे बहुत ज्यादा डरने लग गए हैं और उसे म्यूरियम डीमन का नाम दे दिया है। ली म्यूरियम वर्ल्ड में अपनी तलवार पकड़कर बैठा होता है और कहता है, इस पूरे म्यूरियम वर्ल्ड में अब ऐसा कोई भी नहीं बचा जो कि मेरा मुकाबला कर सके। मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। अब मेरे लिए इस पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं बचा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? अभी वहीं पर बैठा तलवार पकड़कर ये सब कुछ सोच रहा होता है कि नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में होता है अपनी दुनिया में, और यहाँ पर उसके साथ फिर से एक बड़ा सा मौजज़ा हो गया है। इस तरह वो अचानक से म्यूरियम वर्ल्ड में चला गया था। वहाँ पर पता नहीं कितने ही साल गुजारने के बाद वो अचानक से फिर से अपनी दुनिया में वापस आ गया है। यहाँ पर उसने सिर्फ एक दिन गुजारा है। उस कार के साथ एक्सीडेंट के बाद उसे हॉस्पिटल में लाया गया था और इस वक्त वो हॉस्पिटल के बेड पर बैठा हुआ है। ली हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकलता है, अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगता है। डॉक्टर उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नर्स कहती है, क्या ये वाकई में वही लड़का है जिसे कल यहाँ पर लाया गया था? कल इस लड़के की जान बचाने के लिए हमें पूरे 17 घंटे लगे थे इसका ऑपरेशन करने में, लेकिन ये एक ही दिन में ठीक कैसे हो गया? डॉक्टर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और नर्स से कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं चलता हुआ हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और कहता है, हालांकि मैं यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अब इस इलाके के बारे में कुछ भी याद नहीं। मुझे कोरिया के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। मेरी सारी की सारी मेमोरीज धुंधली हो चुकी हैं। शायद मेरी मेमोरीज को रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। साथ ही वो अपने सामने अपनी विंडो को ओपन करता है और अपने स्टेट्स को देखता है, क्योंकि अब वापस आने के बाद वो एक हंटर बन चुका है, क्योंकि उसकी एबिलिटीज जाग चुकी हैं। ली कहता है, अब तो मुझे खाने के बारे में और पैसे के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ली अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है, जब मैं म्यूरियम वर्ल्ड में था वहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, इतने ज्यादा लोगों को कि मैं गिनती भी नहीं कर सकता। वहाँ पर इतने सारे लोगों ने मुझे धोखा दिया है कि अब मुझे किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं रहा। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे ये भी नहीं पता कि उस दुनिया में मैं कितनी बार मरा हूँ और मैंने उस दुनिया के अंदर कितनी ज्यादा जिंदगी गुजारी है। शायद मैंने कुछ 50 से 60 साल वहाँ पर गुजार दिए होंगे, लेकिन अब जबकि मैं अपने साउथ कोरिया में वापस आ गया हूँ तो मुझे एक ऑर्डिनरी इंसान की जिंदगी गुजारनी है। मुझे फिर से वो हुनहरापन नहीं चाहिए। बिल्कुल एक आम इंसान की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। अपने ऑफिस में वापस चला जाता है, यानी कि हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में। वो सारे लोग ऑफिस वाले जो कि उसके दोस्त थे वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको खबर मिली थी कि इसका एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। उसका बॉस उसे कहता है, डूजून क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना था कि तुम्हारा बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। हम तो तुम्हें देखने के लिए हॉस्पिटल आने वाले थे। लियोन सबसे कहता है, हाँ मैं परफेक्टली फाइन हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सारे भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये तो पहले से भी ज्यादा ठीक है। बॉस आके बढ़ता है और उसे कहता है, लेकिन तुम तो हकलाकर बोला करते थे, अचानक क्या हो गया है? तुम हकलाना क्यों बंद कर दिया? ली भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मैं पहले हकलाया करता था? मुझे तो इस बारे में याद ही नहीं। बॉस उसे कहते हैं, और तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतने ज्यादा मसल्स कहाँ से आ गए? तुम तो बहुत ही वीक से हुआ करते थे। फिर बॉस उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, और साथ ही तुम्हारा कद लंबा कैसे हो गया है? सिर्फ एक ही दिन में कोई लंबा कैसे हो सकता है? ली उसे कहता है, मुझे तो इस सब के बारे में याद ही नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बारे में मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी। बॉस उसे कहते हैं, अब तो मुझे भी शक हो रहा है जैसे कि तुम हमारे ली डोजुन नहीं हो। तुम कोई बहरूपिये तो नहीं हो? ली अपने बॉस से कहता है, तुम चाहे समझ सकते हो, लेकिन मैं ली डोजुन ही हूँ। फिर लियोन सबसे कहता है, मेरा डेस्क कहाँ पर है? मैं कहाँ पर बैठा करता था? क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से मेरे सर पे चोट लगी है, जिसकी वजह से मेरी सारी मेमोरीज जाया हो गई हैं। मुझे कुछ भी ठीक तरह से याद नहीं है। बॉस उसकी बात सुनने के बाद कहता है, क्या वाकई में तुम्हारी सारी मेमोरीज जाया हो गई हैं? मुझे लगता है कि तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम ली डोजुन नहीं हो, तुम कोई फेक हो। कई बार उसकी एक वर्कर साथी भी आती है और कहती है, तुम तो बिल्कुल ली डोजुन जैसे दिखते हो, लेकिन तुम उससे बहुत ज्यादा हैंडसम हो। जबकि बॉस अपने एक स्टाफ मेंबर से कह रहा होता है, जल्दी से फिंगरप्रिंट स्कैनर लेकर आओ, हम इसके फिंगरप्रिंट चेक करते हैं। और वो सच्ची में फिंगरप्रिंट स्कैनर को ले आते हैं। बॉस उसे कहता है, चलो जल्दी से इसके ऊपर अपना अंगूठा रखो। अगर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स ली डोजुन के साथ मैच हुए तो फिर ठीक है, मैं इस बात को मान लूंगा कि तुम्हें ली डोजुन हो। ली अपने अंगूठे को सामने की तरफ करता है और स्कैनर के ऊपर रखता है। स्कैनर बोलकर कहता है, ये ली डोजुन है कि हंटर एसोसिएशन का एक स्टाफ मेंबर है। वो सारे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बॉस उसे कहते हैं, मैं अभी तक कन्विंस नहीं हुआ, दोबारा से रखो। फिर से अंगूठा रखता है और वो मशीन फिर से बोलकर कहती है, ये ली डोजुन है, हंटर एसोसिएशन का एक मेंबर। बॉस उसे कहता है, एक बार फिर से रखो। ली फिर से रखता है और फिर से वही आवाज आती है। तीसरी बार उसके फिंगरप्रिंट्स को चेक करने के बाद बॉस उसे कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई एक ही दिन में इतना ज्यादा चेंज कैसे हो सकता है? मुझे अभी भी तुम पर यकीन नहीं है, मैं तुम्हारे पर नजर रखूंगा। वही लड़की कहती है, मुझे लगता है कि इसको एमनीशिया है। एमनीशिया की वजह से ये बात भूल गया है कि ये पहले अकलाकर बोला करता था। बॉस उसे कहता है, चलो तुम्हारी इस बात को मान लेते हैं,
लेकिन क्या तुम मुझे ये भी बता सकती हो कि एमनीशिया की वजह से इसकी बॉडी इतनी ज्यादा ग्रो कैसे हो गई है, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। वो लड़की उसे कहती है मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत ज्यादा हैंडसम है, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। ली अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है मेरा सर दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे बता दो कि मेरा डेस्क कहाँ पर है, मैं जाकर बैठना है। बॉस उसे कहता है नहीं, तुम अपने डेस्क पर नहीं बैठ सकते, तुम आज घर चले जाओ, तुमने कल की छुट्टी ली हुई है, इसलिए आज तुम अपने घर वापस चले जाओ और जाकर आराम करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, मैं गाड़ी चलाऊंगा। ली उसे कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपने घर खुद ही जा सकता हूँ। फिर वो चलता हुआ एक बिल्डिंग के बाहर जाता है जहाँ पर उसका अपार्टमेंट है। वो कहता है मुझे लगता है कि यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर मैं रहता हूँ। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है, लेकिन अपने रूम के बाहर पहुँचने पर वहाँ पर एक लॉक लगा होता है जिसका कॉम्बिनेशन उसे याद नहीं होता। ली वहीं पर खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है आखिर इसका पासवर्ड क्या है, लेकिन उसी वक्त अंदर से आवाज आती है कौन है जहाँ पर। ली भी उसकी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मेरे रूम से किसी लड़की की आवाज क्यों आ रही है। वो लड़की दरवाजा खोलती है, यही लड़की जुनही है। दरवाजा खोलकर कहती है क्या आप मेरे अंकल हो। ली उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम कौन हो। नेक्स्ट सीन में वो दोनों अंदर टेबल के ऊपर बैठे होते हैं। ली उसे कहता है जितना तुमने मुझे बताया है तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम मेरे बड़े भाई की गर्लफ्रेंड की बेटी हो। जुनही उसे कहती है हाँ सर बिल्कुल, मैं आपके बड़े भाई की बेटी हूँ, यानी कि मैं आपकी भतीजी हूँ। ली को तो क्योंकि इस बारे में सब कुछ याद नहीं है, इसलिए वो उससे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है मैंने तुम्हें कॉल करके यहाँ पर बुलवाया है कि एक एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी मॉम की मौत हो गई है, तुम्हारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे घर पर आकर रह सकती हो। इसी वजह से तुम्हें मेरे घर के दरवाजे का पासवर्ड भी याद है क्योंकि मैंने तुम्हें अपने घर का पासवर्ड दिया था। क्या मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जुनही उसे कहती है हाँ अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ली उसे कहता है क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं। जुनही उसे कहती है नहीं, हम लोग पहले कभी नहीं मिले, लेकिन हम दोनों की मैसेज पर बात हुई थी। ली उसे कहता है क्या तुम्हारे और कोई फैमिली रिलेटिव्स नहीं है, क्या तुम उनके पास नहीं जा सकती। जुनही उसे कहती है नहीं मेरा और कोई भी रिश्तेदार नहीं है, असल में मेरी मॉम एक यतीम थी इसलिए उनका कोई भी फैमिली रिश्तेदार नहीं है, मैं आपके अलावा और किसी के पास नहीं जा सकती। वहीं पर टेबल के ऊपर उसने एक बर्गर बनाकर रखा होता है। ली उसे कहता है ये तुमने क्या बनाया है। जुनही उसे कहती है ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, मुझे लगा कि जब तुम काम से वापस आओगे तो तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है। ली उसे कहता है पहली और साफ बात, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता। जुनही गुस्सा हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे कह सकती हो, तुमने मुझे खुद कहा था कि मैं यहाँ पर आकर रह सकती हूँ। साथ ही वो उसे अपने मोबाइल में उसकी चैट दिखाती है और कहती है ये देखो तुमने मैसेज करके कहा था कि मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। ली अपने मैसेज पढ़ने के बाद कहता है अगर तुम मुझे ये सबूत दिखा रही हो तो इसका मतलब तो यही है कि मैंने तुम्हें वाकई में यहाँ पर बुलवाया होगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर रख नहीं सकता क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया था और मैं हॉस्पिटल में था जिसकी वजह से मेरा मेमोरी लॉस हो गया है, मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा। जुनही उसे कहती है अंकल क्या आप ठीक हैं, आपको कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी। ली उसे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई भी चोट नहीं लगी, लेकिन मेरे दिमाग पे चोट लगी है जिसकी वजह से मेरी मेमोरीज वीक हो गई हैं, अब मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। ली उठकर बर्तन धोने के लिए चला जाता है। जुनही उसे कहती है क्या तुम ठीक हो। ली उसे कहता हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिजिकल बॉडी बिल्कुल ठीक है, मसला मेरी मेमोरीज का है। अपनी डेली लाइफ गुजारने के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है, तो मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखने वाला क्योंकि मुझे अपनी ही लाइफ में एडजस्ट होने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। जुनही उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, फिर उसे कहती है चलो फिर ठीक है एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाती तब तक तुम मुझे अडॉप्ट कर लो, मैं तुम्हारी बेटी बनकर रहूंगी। ली उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हें किसी एंगल से लगता हूँ कि मैं तुम्हारा फादर बन सकता हूँ। जुनही भागती हुई आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज की वजह से काफी मुश्किल हो रही है, तुम अपनी डेली लाइफ भी नहीं गुजार पा रहे, यहाँ पर कोई तो होना चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रख सके। मैं सारा दिन तुम्हारा सारा काम करूंगी, मैं तुम्हारे कपड़े भी धो दूंगी, तुम्हारा खाना भी बना दूंगी, तुम अकेले ये सारे काम नहीं कर पाओगे। अंकल प्लीज मान जाओ, वैसे भी सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी ग्रेजुएशन तक ही तो होने वाला है, सिर्फ ग्रेजुएशन तक मुझे यहाँ पर रख लो। लेकिन साथ ही वो अपनी मोटी मोटी आंखों से के ऊपर जादू करते हुए कहती है प्लीज अंकल मान जाओ, चलो मुझे ग्रेजुएशन तक नहीं बल्कि सिर्फ 6 महीने तक ही यहाँ पर रहने दो, जब तक मुझे वहाँ पर हॉस्टल में जगह नहीं मिल जाती। ली उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है वैसे ये डील इतनी ज्यादा बुरी नहीं है, ये कुछ भी याद नहीं है, ये लड़की मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकती है। ली कहता है मुझे पता नहीं कि मैंने मोरिम वर्ल्ड में कितने ज्यादा साल गुजार दिए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कोरिया में एडजस्ट होने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मेरे पास कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो कि मेरा ख्याल रख सके और जिस चीज का मुझे नहीं पता होगा वो मैं इससे पूछ सकता हूँ। ली कहता है ये तो बहुत ही फायदे वाली बात है। वो जल्दी से उसे कहता है चलो ठीक है एक पेपर लेकर आओ, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो वहीं पर टेबल के ऊपर बैठकर अपना कॉन्ट्रैक्ट लिखना शुरू करता है, उसके अंदर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को लिख देता है। पेपर उसको थमा देता है और कहता है इस पेपर के ऊपर लिखी हुई सारी कंडीशन को गौर से पढ़ लो। कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला पॉइंट लिखा होता है वो जुनही को अपनी बेटी के तौर पर अडॉप्ट कर रहा है और उसे इस साल के आखिर तक अपने घर में रहने देगा। और दूसरी बात जुनही को अपनी डेली लाइफ में जितना भी खर्चा करना होगा उसे उसके बिल्स उसको देने होंगे, सारे बिल्स ली अप्रूव करेगा और उसके बाद ही उसे पैसे मिलेंगे, इसके अलावा उसे कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा। तीसरे नंबर
पर उसने पॉइंट लिखा होता है। जुनही को घर के सारे काम करना पड़ेंगे। जुनही उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ली उसे कहता है क्या कोई मसला है, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। जुनही उसे कहती है नहीं ये सब कुछ ठीक है, मुझे इससे कोई भी मसला नहीं है। ली उसके सामने पेन करता है और कहता है चलो फिर ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी से साइन कर दो। जुनही थोड़ी देर सोचने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है। ली उसे कहता है अब मेरा पूरा ध्यान रखना, अब मैं तुम्हारे हवाले हूँ। जुनही उसे कहती है अंकल आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आज से आपका मैं पूरा ख्याल रखूंगी, आपके सारे काम कर दिया करूंगी। साथ ही जुनही उसे कहती है अंकल अब क्या आज से मैं आपको डैड कह सकती हूँ कि आपने मुझे अडॉप्ट कर लिया है। ली उसे कहता है जो चाहे मुझे कह सकती हो। जुनही उसे कहती है ठीक है डैड, फिर आप भी आज के बाद मुझे जुनही कहा करेंगे, मेरे साथ बिल्कुल एक बेटी की तरह ही बात किया करें। ली फिर अपने रूम में चला जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कह रहा होता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा तेज है, ये तो यहाँ पर एडजस्ट भी हो गई और इसने मुझे डैड कहना भी शुरू कर दिया है। नेक्स्ट सीन थोड़ी देर के बाद का होता है। अपने रूम में अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, जबकि उसी वक्त जुनही अंदर आती है और उसे कहती है डैड क्या आप अंदर हैं? लेकिन वो उसको इस तरह देखकर बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपको इस तरह देखना नहीं चाहती थी। ली उसे कहता है अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरे रूम के क्या करने के लिए आई हो? जुनही उसे कहती है असल में बात यह है कि फ्रिज में कोई भी खाना नहीं बचा और स्टोर में भी कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि हमें शॉपिंग के लिए जाना चाहिए और कुछ खरीद कर लाते हैं। ली अपना पर्स निकालता है और उसके अंदर से अपना कार्ड निकालकर उसे दे देता है और कहता है ये लो, ये कार्ड अपने पास रखो और पास वाली मार्केट से जाकर जो भी चाहिए वो खरीद लाओ। जुनही अपने डैड से कहती है डैड आपने कहा था कि आपको मेमोरी प्रॉब्लम है, तो फिर आप भी मेरे साथ मार्केट में चले, वहाँ पर जाकर शायद आपको कुछ याद आ जाए। ली उसे कहता है तुम्हारा आइडिया तो बहुत ज्यादा अच्छा है, वैसे भी मैं घर पर बिल्कुल फारिग हूँ, चलो फिर ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों सुपर मार्केट में चले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने अपने लिए बहुत सारी सब्जियां खरीदनी है। वो दोनों सब्जियों के स्टॉल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। जुनही उससे कहती है डैड आपकी बॉडी फिजिक को देखकर लगता है कि आप बहुत सारी वेजिटेबल्स भी खाते होंगे, आपके लिए बहुत सारी ताजा वेजिटेबल्स खरीद लेती हूँ और साथ ही बहुत सारा पोर्क मीट भी खरीद लेती हूँ क्योंकि वो सेल पर लगा हुआ है। उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जुनही उसकी बात सुनने के बाद शर्माकर हंसना शुरू कर देती है। तब उसी वक्त उन्हें पीछे से शोर की आवाज आती है। सारे लोग उस मार्केट के अंदर भाग रहे होते हैं क्योंकि उस मार्केट के अंदर ही एक पोर्टल ओपन हो जाता है। ली और जुनही भी पीछे की तरफ देखते हैं और बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तो सारे लोग उस पोर्टल को देखकर भाग रहे होते हैं। जुनही जल्दी से अपने बैग के अंदर हाथ डालती है और अपनी गन निकाल लेती है और ली से कहती है डैड आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, ये एक पोर्टल है, इसके अंदर से मॉन्स्टर निकलने वाले हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 1 का एंड होता है। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे।